नमस्कार, सुप्रभात। मंगलवार का दिन है। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। लेकिन मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही। दूसरे दिन लगातार हमने देखा मार्केट्स में कमजोरी के साथ ही कारोबार देखने को मिला। तो जो सोमवार को गिरावट के साथ बाजार में हमने कारोबार होता हुआ देखा और इनफैक्ट जो 2 दिन से गिरावट हो रही है उसके क्या मायने हैं, अब आज मंगलवार के दिन आपको कैसे रणनीति बनानी चाहिए, इन सब पर फोकस करते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल जी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं, मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू मनी 9। संदीप जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जिसे कहते हैं हार्दिक अभिनंदन। ये कहते हुए हर्ष नहीं हो रहा कि बाजार में कल जो गिरावट हुई है, कई लोगों को एक एक तरह से झटका लगा है। और ये ऐसे समय पर आया है जब वीकेंड के ऊपर सभी चीज पॉजिटिव हो रही थी। विदेशी संस्थागत निवेशक जो बेच रहे थे, उन्होंने इस साल तक अभी मौजूदा स्तर पर सबसे ज्यादा बिक्री करी है, खरीदारी करी है। इकोनॉमी में अगर आप देखें तो लगातार बाजार चढ़ रहा था। शुक्रवार को पहले दिन जो अक्टूबर सीरीज है उसके अंदर में थोड़ी गिरावट अवश्य थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि आने वाले दिन यानी कि कल जो सोमवार था उसमें इतनी बड़ी गिरावट आएगी। बिल्कुल। अब देख रहे हैं कि सर 2 दिन से गिरावट ही हो रही है। अक्टूबर सीरीज की शुरुआत कमजोरी के साथ हुई और इस हफ्ते की जो शुरुआत हुई वो तो बेहद ज़्यादा निराशा के साथ हुई है, क्योंकि 2 दिन से लगातार जो बाजार गिर रहा है, 2 महीने की सबसे बड़ी गिरावट इनफैक्ट हमने कल बाजार में देखी है। तो पहले कल के बाजार को समझते हैं, फिर आगे की रणनीति को भी प्लान करेंगे। इनफैक्ट निफ्टी आप देखिए करीब 450 अंकों की बड़ी गिरावट लेकर बंद हुआ। सेंसेक्स में 1350 अंक और बैंक निफ्टी में 850 अंकों से ज़्यादा की हमने गिरावट बनती हुई देखी है। इंटरडे में निफ्टी एक समय हमने देखा 25,800 के नीचे भी फिसल गया था। 25,800 के बेहद पास ही आप देखें क्लोजिंग जो है वो निफ्टी की देखने को मिली, यानी कि डे लो के आसपास निफ्टी बंद होता हुआ देखा। सेंसेक्स ने इंटरडे में 84,257 ये लेवल है जो कि इंटरडे में लो लेवल छुआ था। और बैंक निफ्टी में भी देखिए तो 52,926 का लेवल है जो कि इंटरडे में लो के तौर पर छुआ था। और सेंसेक्स भी और बैंक निफ्टी भी आप देखिए अपने जो इंटरडे लोस थे वहाँ से कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं बंद होते हुए देखें। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट थी, उसमें भी डे लो के आसपास जाकर हम बंद हुए, तो कितना बाजार का मूड माहौल या फिर सेंटीमेंट खराब था। सर, ये जो बाजार में गिरावट हमने देखी है निफ्टी में, एक ही दिन में 450 अंकों की गिरावट हुई है, क्या ये ग्लोबल फैक्टर्स की वजह से था कि चाइना के बाजार बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं, पैसा वहां पे शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है? निक्केई कल 4% गिरा था। इनके जो नए पीएम आने की बातचीत है, माना जा रहा है कि वो हॉकिश हैं, कुछ ऐसा न्यूज़ फ्लो भी था। और उसके साथ साथ जो कुछ विदेशी फंड्स का आउटफ्लो हो रहा है, ये 3 पॉसिबल रीजंस है जिस वजह से शायद बाजार गिरा होगा। आपका क्या सेंस है सर? संदीप, अगर आप इनको तीनों को एनालाइज करें तो वो एक ही चीज को पॉइंट करते हैं। चाहे चाइना अट्रैक्टिव हो गया है, अट्रैक्टिव क्यों हुआ है? क्योंकि भारत महंगा हो रहा है। तो महंगा भारत, सस्ता चाइना, और चाइना में 5 ही दिन में लगभग 20% से बाजार बढ़ा है। तो भारत से पैसा निकालकर चाइना में डाला जा रहा है, और ये एक डायरेक्ट कोरिलेशन है कि इंडिया से जितना पैसा निकल रहा है उतना पैसा चाइना जा रहा है। अब एक चीज और है, अभी तक ये देखा गया था कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो विदेशी संस्थागत बेचती थी उसे पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लेती थी। अब माफ कीजिए, ये जो महंगा वैल्यूएशन है, क्या ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इतने जोर से खरीदारी करेंगे और विदेशी संस्थागत को ऊंचे भाव में निकलने का मौका देगी? मुझे नहीं लगता। तो ये जो गिरावट कल देखी गई, शुरुआत शुक्रवार से हुई थी, कल उसका कारण थोड़ा सा बदला और रफ्तार बढ़ी। मुझे नहीं लगता आने वाले दिनों में इसमें एक रिवर्सल देखने को मिलेगी। हाँ, ये अवश्य है कि गिरावट की रफ्तार गिर सकता है, कम हो सकती है, लेकिन ये रिवर्सल 1-2 दिन की बात नहीं है। कुछ न कुछ समय के लिए ये बाजार सबड्यूड होगा, ऐसा मेरा मानना है।
ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो गिरावट है वो थोड़े दिन तक और कंटिन्यूड रह सकती है जहां तक निफ्टी या फिर बाजार की बात है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें सर, तो कुछ ऐसे निजी बैंक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गए थे, रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच रहे थे, चाहे आप आईसीआईसीआई बैंक की बात करें, चाहे एक्सिस बैंक की बात करें, बंधन बैंक, एचडीएफसी बैंक भी ऑलमोस्ट अपना 1794 का जो रिकॉर्ड हाई था उसके आसपास पहुंच गया था। लेकिन हायर लेवल से हम देख रहे हैं कि अब प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी तेज़ होती हुई नजर आ रही है। तो निजी बैंक तो गिर ही रहे थे, अब पीएसयू बैंक भी उसमें पार्टिसिपेट करते हुए दिख रहे हैं। तो आपकी क्या राय है सर, ये जो रेट कट को लेकर जो एक सिनेरियो तैयार हो रहा है कि जिस तरह से फेड ने रेट कट काट दिए, अब हो सकता है कि जो आरबीआई की बैठक होने वाली है उसमें भी ऐसे कैश लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द शुरुआत हो सकती है, FY25 के एंड तक हो सकता है 50 बेसिस पॉइंट कट जाए, ऐसा कुछ एजेंसीज इसके अनुमान भी लगा रहे हैं। तो क्या ये रेट कट का डर है जो कि बैंकों में दिख रहा है? नहीं, मेरा मानना ऐसा नहीं है कि फिलहाल रेट कट भारतवर्ष में हो जाए इमीडिएटली, ऐसा लग नहीं रहा। मेरे ख्याल से एक रेट कट और अमेरिका में जब आएगा उसके बाद कहीं ये संभावना बनेगी, तो हो सकता है अगले साल के शुरुआती तौर में आपको रेट कट मिले। लेकिन आने वाले मीटिंग में एक रेट कट आए, ऐसा ऐसा मुश्किल लगता है। लेकिन कहने को या करने को कुछ भी हो सकता है। लेकिन बाजार की गिरावट रेट कट को लेकर नहीं है। अगर रेट कट आती है तो बाजार के लिए अच्छा है। आप ये समझिए कि बैंक की ज्यादा कमाई लेंडिंग कर कर होती है, तो उसमें उनको कुछ ना कुछ फायदा होगा। अगर रेट कट कम होती है तो वो जो रेट एडजस्ट करते हैं लेंडिंग रेट घटने से, वो इमीडिएट इम्पैक्ट से घटती नहीं है, वो कुछ लैग के साथ घटती है। और इंटरेस्ट जो आपको डिपॉजिट पे बैंक देती है वो इमीडिएट इफेक्ट से घटा देती है। अच्छा, तो फिर आपके हिसाब से क्या आपको लग रहा है कि ये जो निजी बैंकों में गिरावट हो रही है या फिर फॉर दैट मैटर पीएसयू बैंक जो गिर रहे हैं, ये खरीदारी करने का मौका है या अभी वेट करना चाहिए? सर, ये जो गिरावट है ये एक प्रॉफिट बुकिंग है। आप ही ने कहा था अभी कुछ ही क्षण पहले कि रिकॉर्ड हाई से बाजार गिरा है, तो ये एक प्रॉफिट टेकिंग है। और क्योंकि बैंक्स का एक आउट परफॉर्मेंस रहा है पिछले कुछ दिनों में, तो बाजार में जब इतनी बड़ी गिरावट आती है, 1% से ऊपर सूचकांक गिरे हैं सेंसेक्स और निफ्टी, तो ये एक स्वाभाविक है कि जो सबसे हैवी वेट इंडेक्स है, दैट इज BFSI, 42-43% का वेटेज है, उसमें गिरावट और ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, ये तो बात हुई बैंकों की, जहाँ पे वेटेज बहुत ज़्यादा है इंडेक्स में ओवरऑल बैंकिंग फाइनेंशियल का, तो उस वजह से यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली है। कुछ और सेक्टर्स की बात करें तो कल हमने देखा जो गिरावट आई उसमें मेटल और मीडिया दो ऐसे सेक्टर थे जो कि इस गिरावट से बचते हुए देखे। टोटल अगर आप NSE इंडाइसिस की बात करेंगे तो दो ऐसे इंडेक्स थे जो कि हरे निशान के साथ बंद हुए, बाकी सब इंडेक्स गिरकर बंद हो रहे थे। और सबसे ज़्यादा गिरावट अगर आप देखेंगे तो वो रेट सेंसिटिव यानी कि ब्याज दरों से जुड़े हुए जो सेक्टर्स हैं वहीं पे देखने को मिली। उसमें पहला नाम था ऑटो का, उसके अलावा बैंकिंग फाइनेंशियल जैसे सर भी कह रहे थे, और तीसरा नाम था रियल्टी। ये सारे किसी ना किसी तरह से रेट सेंसिटिव हैं या दरों से जुड़े हुए हैं, जिनमें हमने देखा कल सबसे ज़्यादा गिरावट बनती हुई दिखी। कहाँ पे खरीदारी हो रही थी, कहाँ बिकवाली थी? हीरो मोटो कल निफ्टी का टॉप लूजर था। इसके अलावा एक्सिस बैंक जिसकी हमने बात करी भी, ट्रेंट और रिलायंस इंडस्ट्रीज दिग्गज है, यहाँ पे भी कल हमने 3% से ज़्यादा की कमजोरी बनती हुई दिखी। सहारा कहाँ से आ रहा था? मेटल स्टॉक्स जैसे मैंने कहा, JSW स्टील यहाँ पे मजबूती थी, NTPC, हिंडाल्को, ब्रिटानिया, ये निफ्टी के टॉप गेनर्स में शामिल थे। तो सर ये जो मेटल स्टॉक्स में खरीदारी शुरू हुई है या फिर जो रिकवरी आ रही है, भले ही चाइना में जो स्टिमुलस हुआ है, रेट कट्स के अनाउंसमेंट हुए हैं, उस वजह से यहाँ पे खरीदारी बन रही है, आपको क्या लगता है सर लंबी चलने वाली है ये तेज़ी? कोई स्टॉक जो आपके रडार पे भी हैं, जो आपको पसंद हो, जहाँ पे अभी भी खरीदारी की जा सकती हो? देखिए, चाइना में जो है वाकई में स्थिति थोड़ी सी खराब है। और बाजार अवश्य 20% बढ़ चुका है 5 दिन में, बहुत ज्यादा गिरावट के बाद ये बढ़ा है। अ, अगर इकोनॉमी में रिवाइवल आती है तो वहां पर बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया जा रहा है रियल एस्टेट को, क्योंकि रियल एस्टेट के प्राइसेस क्रैश हो गए हैं। उसको लेकर कुछ आपके जो ये मेटल पैक है उसमें भी एक रिलीफ है। उम्मीद ये जताई जा रही है कि अगर रियल एस्टेट में ऑफटेक इंप्रूव होता है, खरीदारी पे रिस्ट्रिक्शन जो लग गए थे कि एक ओनर के पास एक फ्लैट से ज्यादा नहीं हो सकता एक शहर में, ये सब जो खुले हैं, इसको लेकर हो सकता है कि रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन जो
लगभग बंद सा है ये मेजर टाउन्स में, वो भी चालू हो जाए तो स्टील की कंजम्पशन डिमांड में थोड़ी सी बढ़ोतरी देखने को मिले। तो मुझे लगता है कि मेटल पैक में जो रैली भारतवर्ष में शुरू हुई है वो कुछ दिन तक और चलने की उम्मीद है। ओके, तो कुछ दिन तक और चलेगी सर। उसमें जो आयरन ओर की प्राइजेस हैं वो भी इसको सपोर्ट करती हुई दिख रही है। एनएमडीसी लगातार 7-8 दिन से रैली करता हुआ दिख रहा है। कोई स्टॉक जो आपको पसंद हो सर, इन लेवल्स पे भी खरीदे जा सकते हो? देखिए, जब आप किसी कमोडिटी स्टॉक में अगर जाते हो तो सबसे ज्यादा सेफ्टी हमेशा मार्केट लीडर में होती है। तो जिसके पास या तो कैपेसिटी हो या जो मार्केट का दिग्गज प्लेयर हो, तो मेरे ख्याल से टाटा स्टील ये एक प्लेयर है। आप सेल में भी निवेश कर सकते हो इस क्षेत्र में। अगर एल्यूमिनियम की बात करें तो हिंडाल्को एक बड़ा प्लेयर है ये क्षेत्र में। ओके, तो टाटा स्टील दिग्गज है, पूरे सेक्टर का लीडर है। इसके अलावा सेल और एल्यूमिनियम पैक से हिंडाल्को ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पे आप अगर मेटल स्टॉक्स में रहना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। लेकिन सर बाकी अगर आप रेट सेंसिटिव्स की बात करें, क्योंकि ऑटो रियल्टी कल के सेशन में सबसे ज़्यादा पिटते हुए दिखे। हमने बैंकों की बात तो कर ली है, बाकी दोनों स्टॉक्स सेक्टर्स होते हैं जो कि रेट सेंसिटिव माने जाते हैं। तो इनमें जो कमज़ोरी आ रही है या फिर मुनाफा वसूली आ रही है, इसमें हमें खरीदारी करनी चाहिए या जिनके पास हैं वो भी अपना मुनाफा वसूली करें, क्योंकि ये लंबी चल सकती है गिरावट? संदीप, आज 1 तारीख है। नतीजे नतीजे नहीं, माफ कीजिए, ऑटो आपको सेल्स ऑटो आएंगे। के नंबर्स आएंगे। सभी दिग्गज प्लेयर के, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, 4 व्हीलर हो, हेवी कमर्शियल हो। ये देखकर आइडिया लगेगी कि कहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, कहाँ पर कंपटीशन में तकलीफ हो रही है। मेरे ख्याल से ऑटो पैक में आज के ये जो नंबर आएंगे उसके बाद क्लैरिटी आएगी कि किस कंपनी का प्रदर्शन अच्छा रहा है मौजूदा सितंबर में, जो नॉर्मली एक स्लगिश महीना होता है ऑटो सेल्स के लिए। ओके, एंड रियल्टी में सर आपकी व्यू, वहाँ पे भी बहुत गिरावट हो रही है? सर रियलिटी, मेरे ख्याल से अगर मैं याद रख करूं तो ये महीने के शुरुआत, सितंबर के शुरुआत में रोज ये बात होती कि रियलिटी कहाँ तक जा सकता है, और लगातार वो छलांग मारता था। और दिन 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 पर दिन उसमें तेजी होती थी। कुछ स्टॉक्स जिसकी मैं बात करूं तो एक गोदरेज था, एक ओबरॉय था, ये सब बहुत तेजी से दौड़े हैं। तो जितनी तेजी से दौड़े हैं उसके हिसाब से करेक्शन अभी शुरू हुआ है। प्रॉफिट टेकिंग अवश्य होगा, क्योंकि वैल्यूएशन किसी भी रियल एस्टेट प्लेयर का कोई भी मायने से सस्ता नहीं है। तो मेरे ख्याल से जब करेक्शन आती है तो एक साथ ही आता है, और सब तरह के उसके अंदर में इश्यूज आ जाते हैं। डिमांड है, नहीं है, वैल्यूएशन कंपैरेटिवली बहुत महंगा है, इस भाव में किसको बेचेंगे। ये जब खरीदते हैं तब ये सब नहीं सोचते। ठीक है, तो वैल्यूशन किसी भी रियल एस्टेट स्टॉक के सस्ते नहीं नज़र आ रहे हैं। रनअप बहुत ज़्यादा हो चुका है और हो सकता है जो मुनाफा वसूली है थोड़े दिन और जारी रहे, जहाँ तक रियल एस्टेट स्टॉक्स की बात है। अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें कि मिड कैप स्मॉल कैप में किस तरह का हाल है, तो एडवांस डिक्लाइन तो आप देखेंगे मंदड़ियों के हक में है, क्योंकि जिस तरह से बाजार में गिरावट हो रही है उसका सेंटीमेंट पर बड़ी असर होता ही है। और 1137 शेयर ऐसे थे जो कि ऊपर बंद हुए, लेकिन 1673 शेयरों में हमने गिरावट के साथ कारोबार होता हुआ दिखा। तो एडवांस डिक्लाइन तो बहुत ज़्यादा आप देखिए मंदड़ियों के फेवर में है। मिड कैप इंडेक्स 227 अंक गिरा, हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स 40 अंक ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। और बाजार में गिरावट हो रही है उसके बावजूद हमने देखा कि दूसरे दिन जो स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें हरे निशान के साथ क्लोजिंग हुई। लेकिन आप ये भी मान के चलिए कि जो इंटरडे हाई बना था 57,226 का स्मॉल कैप इंडेक्स का, वहाँ से करीब 95 अंक नीचे गिर कर ही क्लोजिंग देखने को मिली। और परसों का सेशन या फिर आप फ्राइडे का सेशन भी देख लीजिए, वहाँ पे भी हायर लेवल से करीब 200 सवा 200 अंक हल्का होकर ये इंडेक्स बंद हुआ था, भले ही जो क्लोजिंग है वो 40 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ हुई थी। सो ब्रॉडर मार्केट्स में हम देख रहे हैं कि पेन दिख रहा है, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स में उतना नहीं देखने को मिल रहा है जितना मिड कैप में देखने को मिल रहा है। और कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि बाजार को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो वक्रांगी हुआ जो कि कई दिनों से चल रहा है, सारेगामा, ट्राइजिन टेक हुआ, जी मीडिया में भी जब से फंड रेजिंग की खबरें आई हैं बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ ऐसे आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, बाजार की गिरावट का असर भी नहीं हो रहा, इन स्टॉक्स में आपकी क्या राय होगी? देखिए, एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स की अगर गिनती ले
तो 3,000 3,500 स्टॉक्स हैं जो रोज एक्सचेंज पे ट्रेड होते हैं। अगर इनमें से आप 10, 15, 20 स्टॉक्स की बात करें जिनका आउट परफॉर्मेंस हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये बाजार का ट्रेंड नहीं है, ये आउटलायर्स हैं जो चल रहे हैं। इनको लेकर ऐसा स्टॉक सिलेक्शन करना शायद इतना डिफिकल्ट ना हो, लेकिन ये बाजार का ट्रेंड नहीं बताता। एक चीज और संदीप जो खास तौर पर देखना चाहिए कि इक्के दुक्के स्टॉक इक्के दुक्के सेक्टर से कुछ अलग ट्रेंड दिखाते हैं। इनके इनके कारण कई हो सकते हैं, न्यूज ड्रिवन है, कुछ इसके अंदर में पोजीशन ऐसी बनी हुई है लोगों की जिससे कि ये एक मोमेंटम स्टॉक होते हैं। इनको इनमें शार्पर मूवमेंट होता है बाजार के बनिस्पत, ऐसे कई चीज होते हैं। मेरी मेरी एडवाइस आपके व्यूअर से ये रहेगी कि जिस स्टॉक में फंडामेंटली आपको कंफर्ट नहीं मिलती है लेकिन उसमें सिर्फ मोमेंटम है, ऐसे स्टॉक से दूर रहिए, क्योंकि वो मोमेंटम कब टूट जाएगा आपको उसकी खबर न लगे। तो ऐसे स्टॉक्स जिनमें फंडामेंटली कोई आपको मजबूती ना नज़र आए या कोई रीज़न ना नज़र आए, कोई कारण ना समझ आए, ऐसे स्टॉक्स में जहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा हो उससे आप दूर ही रहें, अवॉइड करें, क्योंकि जितनी तेज़ ये चलते हैं उतना गिर भी सकते हैं। तो इसलिए बेटर है कि अपना जो मुनाफा है या फिर अपनी जो कैपिटल है उसको बचाने के लिए इन स्टॉक से आप दूरी बना के रहें, अपनी ग्रीड को, अपने लालच को आप काबू करके चलें। चलिए अब आज के लिए तैयारी करते हैं, आज किस तरह से बाजार में एक्शन देखने को मिल सकता है, या पूरी सीरीज़ में ही अगर हम प्लान करने की कोशिश करें, क्योंकि 2 दिन ही बीते हैं, हमारे सामने पूरी सीरीज़ खड़ी है और पहले 2 दिन काफ़ी कमज़ोर देखने को मिले हैं। तो सबसे पहले सर, सेबी की बैठक के कई सारे फैसले निकल के सामने आए हैं, बहुत सारा मूवमेंट होने वाला था, वहाँ पे बहुत सारे फैसले आने वाले थे। इनको अगर आप डी कोड कर पाए हों, इन फैसलों के दम पर आपको लगता हो कि बाजार में किस तरह का मूवमेंट आएगा, कोई स्टॉक्स जो आपके रडार पे हों? देखिए, सेबी की मीटिंग का जो आउटकम है, मेरे ख्याल से बाजार के थोड़े थोड़े समय, कुछ 2, 3, 4 घंटे अगर बाजार चल जाए उसके बाद निर्णय लेना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये काफी लंबी चली थी मीटिंग, कई फैसले आए हैं, तो इसके ऊपर मैंने अभी तक पूरा ध्यान नहीं दिया है। आज के कारोबार के समय इसको समझकर थोड़ी सी इसमें स्पष्टीकरण आएगी। चलिए ठीक है, थोड़ा सा इन फैसलों को समझना चाहिए, बहुत सारे अपडेट्स आए हैं निकल के, सेबी के फैसले आए हैं, उनको आपको थोड़ा सा समय देना चाहिए, बाजार कैसे रिएक्ट करता है उसके ऊपर फिर आप फोकस करके चल सकते हैं। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं सर। रिलायंस इंडस्ट्रीज दिग्गज, इन्होंने जो इनकी एजीएम हुई थी उससे पहले ही बोल दिया था कि 1:1 के ये बोनस की घोषणा करने वाले हैं। अब इसकी रिकॉर्ड डेट की अनाउंसमेंट होने वाली है, थोड़े दिन लग सकते हैं इसमें, लेकिन आपकी क्या राय है सर? क्योंकि मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कल ये 3% के आसपास गिर के बंद हुआ है, तो ये जो गिरावट है, क्योंकि बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि ये 3,200 के आसपास ही पहुंच गया था कुछ दिन पहले, तो अब ये 2,2900 के आसपास आ गया गिरकर। कल की जो 3% की गिरावट है और जो बोनस का फ़ायदा लेना चाहते हैं, लाभ लेना चाहते हैं, क्या उनके लिए ये सही मौका है इस स्टॉक में एंटर करने का? मेरे ख्याल से एक आध दिन आज और कल थोड़ी सी बाजार का मूवमेंट देख लीजिए। अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है बाजार में, तो हो सकता है आपको रिलायंस भी 100-150 रुपया कल के भाव से सस्ता मिल सकता है। जल्दबाजी न करें। बोनस की डेट आने के बाद आपको एक्स बोनस होने में भी 3-4 दिन का समय लगता है, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी ये शेयर में निवेश होने के लिए। चलिए ठीक है, तो आरएल के शेयर में भी जल्दबाजी ना करें खरीदने की, 1-2 दिन का आप समय दीजिए। कुछ ऐसा ही रुझान सर वेदांता के शेयर में भी देखने को मिलेगा। 8 अक्टूबर को फिर से इनकी बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें ये डिविडेंड के ऊपर विचार करने वाले हैं। इस वित्त वर्ष की बात करें, चौथा डिविडेंड है जिसकी ये अनाउंसमेंट करने वाले। 35 रुपये ऑलरेडी आ चुका है, बाजार मान रहा है कि पिछले साल इन्होंने 50 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो इस बार हो सकता है चौथा डिविडेंड जो आएगा 15 रुपये का होगा। पिछली बार का जो 50 रुपये का नंबर है उसे मैच कर जाएगा ये। तो 8 अक्टूबर से पहले क्या वेदांता के शेयर में भी खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि 500 का लेवल भी पार कर चुका है, ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हाई के आसपास है ये। एक समय था जब डिविडेंड अनाउंस होने पर शेयर में एक तेजी होती थी। अब जो टैक्स इम्प्लीकेशन है उससे ये कोई एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग प्ले नहीं बनता, क्योंकि आपको डिविडेंड जो मिलता है उस पे आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ता है। तो मान लीजिए आप उच्चतम स्तर पर हैं, तो 30% आपको टैक्स देना पड़ता है और कोई बेनिफिट नहीं मिलता।
क्योंकि उतना शेयर का भाव एक्स डिविडेंड होने पर घट जाता है। तो सिर्फ डिविडेंड प्ले के लिए शेयर लेना मेरे ख्याल से कोई फायदेमंद डिसीजन नहीं होगा। हाँ, अगर आप कंपनी और कंपनी के बिजनेस पे बुलिश है तो अवश्य आप इसमें खरीद सकते हैं, क्योंकि एक्स डिविडेंड होने के बाद में शेयर में एक गिरावट भी आती है। ओके, तो केवल डिविडेंड के लिए नहीं, अगर आप फंडामेंटली इस कंपनी के बिजनेस को लेकर बुलिश हैं तो आप चाहें तो वेदांता के स्टॉक में ज़रूर खरीदारी करके चल सकते हैं। इरिडा के शेयर को लेकर आपकी क्या राय है सर? क्योंकि पिछला एक महीना अगर आप देखेंगे, इसका चार्ट अगर आप देखेंगे तो आपको ये स्टॉक रेंज बाउंड नजर आएगा। कुछ टाइम पहले इन्होंने सरकार से इनको अप्रूवल मिला है कि ये रकम जुटा सकते हैं, सरकार को भी अपनी हिस्सेदारी कम करनी है। 4,500 करोड़ रुपए का शायद ये QIP लेके आने वाले हैं। तो क्या इस शेयर में अभी खरीदारी कर लें? रेंज बाउंड है, एक दायरे में फंसा हुआ है, या आपको लगता है कि QIP का वेट कर लें, उसके बाद इसमें खरीदारी करना बेटर होगा? देखिए, QIP और उसके बाद सरकार जो OFS करेगी, ये दोनों बैक टू बैक आएंगे, और जब तक ये दोनों होकर खत्म नहीं होते शेयर में तेजी होनी मेरे ख्याल से मुश्किल लगता है। थोड़ा बहुत तेजी हो सकता है, मान लीजिए QIP के टाइम पे थोड़ी सी इसमें एक्टिविटी आए, लेकिन ये कहा जाता है कि निजी कंपनी जो होती है उसके अंदर में इंटरेस्टेड पार्टी होते हैं जो शेयर प्राइस को मूव करते हैं। सरकारी कंपनी है तो ये मेहनत कौन करेगा? तो मेरा मानना ये है कि अगर आप इसमें निवेश करना चाहते हैं, क्योंकि ये फंड रेज हो रहा है, इससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये जो फंड रेज होता है वो नॉर्मली मार्केट प्राइस से कुछ ना कुछ नीचे होता है, तो आपको कोई अपसाइड नहीं मिलने वाला ये फंड रेज होने के कारण। अच्छा, ठीक है। तो ये QIP और OFS दोनों का आप वेट कर लीजिए, जब ये पूरे हो जाएंगे उसके बाद ही शेयर में कोई बड़ा एक्शन देखने को मिलेगा। इसलिए वेट कर लें, वेट एंड वॉच करें, ज़्यादा बेटर है आपके लिए अगर आप इरिडा के शेयर में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। अच्छा सर, बहुत सारा हम देख रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन देखने को मिल रहा है एशिया में, जिस तरह से इजराइल की ओर से एक्शन लिया जा रहा है, चाहे आप हिजबुल्ला के खिलाफ देख लीजिए जिस तरह का एक्शन हुआ है, और उससे जो क्रूड के मूवमेंट हो रहा है, $72 के आसपास फिर से ब्रेंट आ गया, उससे आप OMCs के शेयरों को लेकर क्या राय देना चाहेंगे? मुझे याद है सर, एक समय ऐसा था जब आपने HPCL का शेयर, जब बोनस का अनाउंसमेंट हुआ था, कम बोनस आपने उसमें खरीदारी करने की राय दी थी, काफ़ी अच्छा वो वहाँ से चला भी है, अच्छे खासे प्रॉफिट पे लोग बैठे भी हैं। तो HPCL के स्टॉक पे भी राय दीजिए। और दूसरा सर, IOC को लेकर कल एक खबर आई है कि इन्होंने अपना जो 22,000 करोड़ रुपये का राइट्स इशू है उसे रद्द कर दिया है, क्योंकि सरकार इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती हुई नजर आएगी। OMCs को लेकर आपकी राय सर? सर, IOC पैसा राइट्स इशू के तहत जुटाएगी नहीं। ये एक तरह से अगर आप देखें तो अच्छी न्यूज है शेयर के लिए, क्योंकि उसके पास क्षमता है कि वो बिना राइट्स के भी काम अपना कर सकती है, केपेक्स जो करना है वो कर सकती है। OMC की अगर बात करें, HPCL, BPCL, ये दो की अगर आप बात करें, तो क्रूड में कुछ न कुछ लाभ OMCs को मिला है, क्योंकि क्रूड पिछले 3 महीने में कहीं ना कहीं एक ट्रेंड जो उसकी बनी है नेगेटिव है। ये ध्यान में रखिए कि विंटर मंथ की जो स्टॉकिंग होती है वो इस समय शुरू हो चुकी है, उसके बावजूद कहीं पर भी क्रूड में कोई तेजी या बड़ी तेजी नहीं दिख रही, और ऐसा लग रहा है कि शायद ये जो अक्टूबर से जनवरी फरवरी का पीरियड है, इसमें क्रूड में कोई बहुत बड़ी अप मूव आने की संभावना नहीं है। ये इन OMCs के लिए पॉजिटिव न्यूज है, इनको कहीं ना कहीं इसका एक बेनिफिट मिलेगा। और हो सकता है कि भारत में जो पंप पे जो प्राइसेस होते हैं पेट्रोल डीजल, उसमें भी अपने को आने वाले समय में कुछ न कुछ गिरावट देखने को मिले, क्योंकि प्राइसेस स्टेबल होकर डाउनवर्ड ट्रेंड की इंडिकेशन दे रहे हैं। ओके, तो IOC खरीदें, BPCL खरीदें या HPCL खरीदें, अगर किसी को एक ही खरीदना है तो? देखिए, HP और BP में एक टॉसअप होगा, और अगर आप OMC को खरीदना नहीं चाहते और खाली रिफाइनिंग कंपनी को खरीदना चाहते, तो शायद चेन्नई पेट्रोलियम एक बेटर बेट हो सकती है। चलिए, तो रिफाइनिंग में अगर आपको जाना है तो चेन्नई पेट्रो OMC से भी बेटर हो सकता है, वरना अगर आपको OMCs में रहना है तो HPCL या BPCL में से आप किसी एक का
चुनाव कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता दूं, एचपीसीएल सर ने काफ़ी नीचे के लेवल्स पे जब इसका बोनस का अनाउंसमेंट हुआ था तब यहाँ पे रेकमेंड किया था, और वहाँ से लोगों के पास बोनस के शेयर तो आए हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, तो अच्छा खासा मुनाफा एचपीसीएल के शेयर में जिन्होंने भी अरुण सर के रिकमेंडेशन पे लिए हैं एचपीसीएल के शेयर, उनको देखने को मिल भी रहा है। सर एक फैक्टर और भी है मार्केट में क्रूड के अलावा, वो है करेंसी का। करेंसी में भी हम देख रहे हैं कि एक समय रुपया काफ़ी मजबूत हो गया था, 84 का लेवल होल्ड करते हुए 84 के पार नहीं गया था, और वहाँ से हमने देखा कि 83-50 तक के लेवल्स भी आए थे। अब फिर से रुपया कमज़ोर होने लगा है, 83-80 के आसपास फिर से पहुँचता है। तो ये जो रुपये में गिरावट हो रही है, अगर उसको आप समझा पाएँ और उसका जो एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं उसको कैसे प्ले आउट किया जा सकता है इस रुपये की वीकनेस में, ज़रा वो भी अगर आप गाइड कर पाएँ तो। संदीप जी, रुपया का जो लेवल है 83.5 और 84, मेरे ख्याल से इस बीच में ये सीमित दायरे में घूमता रहेगा। इसके अंदर में कई सारे फैक्टर्स आते रहेंगे। ये ध्यान में रखिए कि भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति है, पर्टिकुलरली साउथ एशिया की अगर अपन बात करें, जो खाड़ी में बात करें, इजराइल, हिजबुल्ला, ईरान, सीरिया, ये सब को लेकर ये काफी फ्लूइड है और डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे चेंज हो रहा है। शेयर बाजार में जो ग्रुप पे चैट्स आते हैं के अंदर में कई सारे कमेंट्स आते हैं। एक कमेंट आया था कि जो नया लीडर चुना हुआ था उसकी सबसे शॉर्ट लाइफ हुई और 24 घंटे के अंदर में उन्हें भी मारा गया। अब ये सब जो हो रहा है ये मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। पॉलिटिक्स में मुझे घुसना नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से ये अब एक कंटिन्यूअस रिटेलिएशन इजराइल कर रही है, जिसे कहते हैं उनका अप्रोच ये समझ में आता है, इनफ इज इनफ। इतने साल से हम सब कुछ टॉलरेट करते आए हैं, अब हम इसको टॉलरेट नहीं करें, आर पार कर ये हमको लड़ाई खत्म करनी है। मान लीजिए ऐसा हो जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत कुछ अच्छा होगा। अगर नहीं होता है और ये चलता ही रहता है तो किसी के लिए भी एक अच्छी चीज नहीं कही जाएगी। कोई स्टॉक सर जो आपके रडार पे हो करेंसी मूवमेंट की वजह से, चाहे वो आईटी हो, चाहे वो एक्सपोर्ट से जुड़े हों या फिर फार्मा से जुड़े स्टॉक्स हों? देखिए, फार्मा स्टॉक्स की अगर आप बात करें तो इनमें वापस एक रुचि आ रही है। डिफेंसिव क्षेत्र है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो दिग्गज फार्मा कंपनी है, ये सभी अच्छे हैं। आईटी की अगर आप बात करें तो आईटी में देखते देखते काफी शानदार रनअप ऑलरेडी हो चुका है। तो करेंसी को लेकर अगर आप इसमें और एक्सपोजर लेते हैं, जबकि इसका ट्रेंड कंफर्म नहीं हुआ है कि वाकई में आईटी को बड़ा बेनिफिट मिलने लगा है, मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा खतरा रहेगा। बट फार्मा में ये कहा जा सकता है कि डिफेंसिव है और इसको बेनिफिट अवश्य मिल रहा है। ठीक है, तो आईटी को तो नहीं, लेकिन हाँ फार्मा में ज़रूर आप रुपए की कमज़ोरी का फ़ायदा देखते हुए अपने पोजीशंस में ऐड ऑन करके चल सकते हैं। सर मैं आपकी पिक्स की ओर बढ़ूं, क्योंकि काफ़ी बेसब्री से लोग आपके जो पिक्स है फंडामेंटली आप चूज़ करते हैं उसके ऊपर फोकस करते हैं, उसका इंतज़ार करते हैं। एक सवाल आपसे लेना चाहूँगा और ये मौका नहीं छोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आप हमारे साथ हर हफ्ते नहीं जुड़ते हैं, आपका समय काफ़ी बिजी रहता है, आपकी बहुत मीटिंग्स भी रहती हैं, आपका ट्रैवलिंग प्लान भी काफ़ी रहता है, तो आईपीओ मार्केट को लेकर आपसे बात ना हो तो फिर थोड़ा सा शो में लगता है कि थोड़ी कमी रहेगी। मैं आईपीओ के लेकर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन आज जो हाल में लिस्टेड आईपीओस हैं उसके बारे में बातचीत करना चाहूँगा। ओला इलेक्ट्रिक कल हमने देखा दिन के दौरान पहली बार लिस्टिंग के बाद 100 रुपये के नीचे चला गया। बजाज हाउसिंग जो 180 के ऊपर गया था, अब वो 150-155 के आसपास आता वो दिखा है। इसके अलावा पीएनजी ज्वेलर्स, पीएन गाडगिल, यहाँ पे भी लिस्टिंग के बाद जो पॉपअप बना था उसके बाद आप देखिए 750 रुपये के नीचे अब ये स्टॉक आता हुआ दिखा है। तो ये स्टॉक्स जो कि ट्रेडर्स के रडार पे काफ़ी ज़्यादा हैं, ये मच हैपनिंग आईपीओस थे, इनको लेकर आपकी राय, या कोई और भी आईपीओ जो आपके रडार पे है जिस पे आप राय देना चाहें सर? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है संदीप जी, और दो चीज कहूंगा कि पहले दिन जब बजाज हाउसिंग लिस्ट हुई थी तो उसका जो डिस्कवरी प्राइस था वो 150 रुपया था। अब अगर आप देखें तो 16 तारीख को ये शेयर लिस्ट हुआ था, 30 तारीख आ चुकी है, मतलब 11 कारोबारी दिन पूरे हो चुके हैं और शेयर 150 के नीचे गया नहीं है। बट जो वो तीसरे दिन बुधवार को
187 188 हुआ था, उससे बहुत दूर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब इनिशियल यूफोरिया जो था बाजार में, उसने उसे 3 दिन अच्छा रखा, और उसके बाद धीरे 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 ये शेयर हकीकत, रियलिटी, उस तरीके से वापस अपने लेवल पर आ रहा है। उस दिन जब ये लिस्ट हुआ था तो एक और बड़ी यूनिक चीज हुई थी कि इसके पेयर सेट में जो 8 कंपनियां थी, सभी 8 के 8 कंपनी 7 से 9% घटे थे, जो मुझे ये लगा था कि शायद इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि एक नई कंपनी सिर्फ लिस्ट होती है। ये ब्रांड न्यू कंपनी नहीं थी, खाली लिस्टिंग ब्रांड न्यू थी, और कोई मार्केट शेयर की इसमें बदलाव नहीं होने वाली थी, फिर भी इस तरीके का रिएक्शन आए। अब अगर भाव पर आते हैं, इस कंपनी को इसी सप्ताह में या अगले सप्ताह के शुरुआत में रिजल्ट देने होंगे, जून महीने के, और ये महीने के एंड तक इसे सितंबर के भी नतीजे देने होंगे। मेरे ख्याल से तब स्पष्टीकरण हो जाएगा कि कंपनी किस तरह से ग्रो कर रही है, और क्या इसकी जो प्राइस टू बुक इतनी ऊंची आज के दिन चल रही है, क्या ये सस्टेन कर पाएगा। अगर ये सस्टेन नहीं करता है और 150 के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो ये एक्सपेक्ट कीजिएगा कि इस शेयर में गिरावट की रफ्तार तेज हो सकती है नीचे जाने की ओर। ठीक है। और सर अगर आप ओला इलेक्ट्रिक और पीएन गाडगिल पे भी अपनी राय दे सकें जल्दी, कुछ छोटे सर पीएन गाडगिल का बड़ा शानदार प्रदर्शन हुआ था, बट ऐसा लगा कि वो जो ओपनिंग प्राइस 834 का था वो कुछ अनसस्टेनेबल था, इसलिए वहां से एक गिरावट आ रही है। ज्वेलरी कंपनी भारतवर्ष में कई सारे हैं। आने वाला समय जो नवरात्रि और उसके बाद दिवाली का है, वो अच्छा रहेगा इनके लिए, लेकिन इतनी ज्यादा तेजी शायद सस्टेनेबल नहीं है। तीसरा ओला इलेक्ट्रिक, उसके भी आपको आज कुछ नंबर्स देखने को मिलेंगे कि क्या उसकी सेल हुई है सितंबर में। बहुत ज्यादा उम्मीद सितंबर के महीने से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इसमें श्राद्ध पक्ष भी आ जाता है, और मेरे ख्याल से ओला की कुछ सर्विस इश्यूज भी आई थी सितंबर के महीने में, जिसके कारण थोड़ा सा इसका प्रदर्शन स्लगिश हो सकता है। चलिए ठीक है सर, आखिरी सवाल आपसे, आपके पिक सर जो फंडामेंटली आप चूज करके लाए हैं हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, मैंने वाकई में स्टॉक्स सिलेक्ट कर नहीं किए थे, बट एक शेयर आपको जरूर जाते जाते बोलूंगा, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स। ये कॉर्न प्रोसेसर, मेज प्रोसेसर है कंपनी। 125-26 के आसपास भाव चल रहा है, और मेरे ख्याल से ये इसका 52 वीक लो से 4-5 रुपए ऊपर है भाव आज के दिन। जहां तक क्वांटिटी, इसकी जो कैपेसिटी का सवाल है, ये देश का सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है, और ये जो इस साल की जो पॉलिसी है एथेनॉल की, उसमें इसको एक बेनिफिट मिलता है कि लोगों ने जो एथेनॉल की कैपेसिटी कमिट कर ली है ओएमसी को देने में, ये कॉर्न का जो ये बनाता है डिस्टिलरी और बाकी प्रोडक्ट्स, ये इसकी सेल बरकरार रहेगी। आने वाले वर्ष में 25-26 में क्या होता है, नई पॉलिसी आएगी एथेनॉल का तब देखा जाएगा। तो ये एक शेयर ऐसा लगता है जिसमें कि आपको 1.5 से 2 महीने में 20 से 25% इस शेयर में यहां से अपसाइड एक मिलने की संभावना है। 125 में अगर आप खरीदते हैं तो ये ध्यान में रखिए कि आपको 116-116.50 के बीच का एक स्टॉप लॉस अवश्य रखना चाहिए। चलिए, 1.5 से 2 महीने में 20 से 25% का अपसाइड आ सकता है गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स में, जो कि 125 के आसपास है, लेकिन 116 रुपये का आपको स्टॉप लॉस भी रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज सुबह सुबह हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर? सर, डिस्क्लोजर एक ही शेयर की मैंने बात की है, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट, इसमें मैं निवेशित हूँ। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, विश यू अ वेरी गुड डे सर।
तो क्या खरीदे क्या बेचे, मैं आज के लिए बस इतना ही। सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में जुड़ना मत भूलिएगा। अगर कोई दुविधा, कोई सवाल आपके मन में है, बाजार में किस तरह का कारोबार हो रहा है, आप क्या कर सकते हैं और ग्लोबल मार्केट्स का इंपैक्ट किस तरह से मार्केट में आ रहा है, छोटे मझोले शेयरों में किस तरह का एक्शन देखने को मिल रहा है, ये सब मेरे सहयोगी विवेक मित्तल आपके लिए लेके आते हैं। सुबह 10:30 बजे बीच बाजार में जुड़ना मत भूलिएगा। तो क्या खरीदे क्या बेचे को यहीं पर समेटते हैं। अब आपसे कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।